परिचय। छात्रों, आज हम पारितंत्र के विषय में सीखेंगे। कोई बता सकता है कि पारितंत्र क्या है? हाँ सर, एक निकाय जिसमें जैव घटक तथा अजैव घटक एक इकाई के रूप में सम्मिलित रूप से क्रिया करते हैं। बहुत अच्छे। जैव घटकों से तुम्हारा क्या आशय है? सर, इसमें सभी सजीव चीजें आती हैं। और अजैव घटक क्या होते हैं? इसमें सभी निर्जीव चीजें जैसे कि सूर्य का प्रकाश सम्मिलित है, जो सजीवों की वृद्धि में सहायक है। बहुत अच्छे। इस पाठ में हम पारितंत्र की क्रियाविधि के बारे में सीखेंगे। तो आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पारितंत्र की संरचना एवं प्रकार का वर्णन करना, पारिस्थितिक पिरामिड का वर्णन करना, पारिस्थितिक अनुक्रम की व्याख्या करना, पादपों के अनुक्रम का वर्णन करना, पोषक चक्र की व्याख्या करना और पारितंत्र सेवाओं के विषय में जानना। पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। पारितंत्र में किसी क्षेत्र के समस्त जैव व अजैव घटक तथा उनकी अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रत्येक पारितंत्र में जीवों का विन्यास एक या अधिक परतें या स्तर बनाता है। प्रत्येक में विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों की समष्टियां होती हैं, जो स्तर विन्यास कहलाता है। स्तर विन्यास जल के बड़े निकायों जैसे कि झीलों एवं महासागरों में भी पाया जाता है। इनमें स्तरों का विभेदन प्रकाश की प्रवेश्यता, तापक्रम, घुली ऑक्सीजन की मात्रा इत्यादि के द्वारा होता है। किसी पारितंत्र के मुख्य प्रकार निम्न हैं: उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र। उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता वह दर है जिस पर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषक तथा रसायन संश्लेषी स्वपोषियों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। इसे भार प्रति ग्राम वर्ग या ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मीटर वर्ग के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। इसे प्रति ग्राम वर्ग प्रति वर्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्पादकता को सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी जीपीपी तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी एनपीपी में विभाजित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र या निकाय में उत्पादकता की कुल मात्रा सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। कार्बनिक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का उपयोग उत्पादकों के जीवन हेतु श्वसन आदि में उपयोग कर लिया जाता है और अवशेष बचने वाली मात्रा नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी एनपीपी कहलाती है। उदाहरण के लिए, पादप द्वारा उत्पादित जीपीपी की एक निश्चित मात्रा इसके अपने श्वसन हेतु उपयोग कर ली जाती है। एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस श्वसन में क्षति हुई ऊर्जा। प्रति इकाई समय तथा क्षेत्रफल पर पोषितों की जैव मात्रा में बढ़ोतरी की दर द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। प्राथमिक उत्पादकता पोषक तत्वों तथा विविध पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होती है। अपघटन। अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में और अंततः अकार्बनिक यौगिकों के रूप में
खंडित किए जाते हैं। अपरद अपघटन हेतु कच्ची सामग्री होती है। अपरदाहारी ऐसे जीव होते हैं जो अपरद से आहार प्राप्त करते हैं और इसे सरल यौगिकों में विखंडित कर देते हैं। अपघटन के निम्न चरण होते हैं। खंडन, ये अपरद को सरल यौगिकों में विखंडित करने की प्रक्रिया है। निक्षालन, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल में विलय पदार्थ जैसे कि उर्वरक, कीटनाशी आदि खुलकर मृदा या अपशिष्टों से बाहर चले जाते हैं। अपचय, एंजाइमों द्वारा अपरद को सरल कार्बनिक यौगिकों में और फिर अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जाना अपचय कहलाता है। ये एंजाइम जीवाणुओं एवं कवकों जैसे अपघटकों द्वारा स्रावित होते हैं। अपघटन के चरण। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। मृत तथा सड़ते जैव पदार्थ को ह्यूमस में विखंडित करने वाले जीवाणुओं से अन्योन्य क्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस बनता है। निर्मित होने वाला ह्यूमस अपघटन की दर को कम कर देता है। खनिजीकरण, ये वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस का पुनः खंडन किया जाता है और अकार्बनिक पोषक तत्व मुक्त किए जाते हैं। ऊर्जा प्रवाह, उत्पादक सामान्यतः पर्णहरित धारक स्वपोषित जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अकार्बनिक कच्ची सामग्रियों से कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। हरित पादप पारितंत्र में उत्पादक माने जाते हैं। उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो अन्य सजीवों से पोषक तत्व या भोजन प्राप्त करते हैं। ये परपोषित होते हैं। चित्र में प्रदर्शित समस्त जंतु उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसभक्षी। शाकाहारी, शाकाहारी शाकाहारी पादपों से सीधे अपना आहार प्राप्त करते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शलभ, हिरन इत्यादि स्थलीय पारितंत्र के कुछ शाकाहारी हैं। प्रोटोजोआ, मृदु कवची, क्रस्टेशियन इत्यादि कुछ जलीय पारितंत्र के शाकाहारी हैं। मांसाहारी, मांसभक्षी मांसभक्षी ऐसे जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं का आहार या शिकार करते हैं। शाकाहारियों से आहार प्राप्त करने वाले मांसभक्षी प्राथमिक मांसभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि मेंढक, पक्षी, लोमड़ी, बिल्ली इत्यादि। जो जंतु प्राथमिक मांसभक्षियों से आहार प्राप्त करते हैं वे द्वितीयक मांसभक्षी या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि उल्लू, मोर, चीता, शेर इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ताओं का कुछ बड़े मांसभक्षियों द्वारा शिकार कर लिया जाता है। ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। बड़े मांसभक्षी जैसे कि शेर, चीता इत्यादि जिनका शिकार नहीं किया जा सकता, वे खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान धारण करते हैं और शीर्ष मांसभक्षी कहलाते हैं। पादपों एवं जंतुओं दोनों का उपभोग करने में सक्षम जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य। अपमार्जक मृतोपजीवी सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु और कवक इत्यादि होते हैं, जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के
मृत शरीरों व उनके कार्बनिक अपशिष्टों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपमार्जकों को प्रायः उनके छोटे आकार के कारण सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहा जाता है। स्रोत से पादपों में ऊर्जा का स्थानांतरण, जो सजीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से आहार लेने और आहार बन जाने की प्रक्रिया द्वारा होता है, वह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। चारण खाद्य श्रृंखला सदैव हरित पादपों से आरंभ होकर तृतीयक उपभोक्ता स्तर तक जाती है और हरित पादप सौर ऊर्जा को अवशोषित करने वाले पहले सजीव होते हैं, जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला अपरदहारियों से आरंभ होती है। इस खाद्य श्रृंखला में जीवाणु और कवक प्रथम होते हैं। किसी पारिस्थितिक समुदाय में खाद्य श्रृंखलाओं का अन्योन्य संबंध खाद्य जाल कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह। पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला में अपने आहार संबंधों के अनुसार जीव एक स्थान ग्रहण करते हैं जो उनका पोषी स्तर कहलाता है। सूर्य तथा पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पादप प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। इसके पश्चात पादप खाने वाले शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर पर आते हैं। तीसरे स्तर पर प्राथमिक मांसभक्षी आते हैं क्योंकि वे शाकाहारियों को खाते हैं। चौथे स्तर पर द्वितीयक मांसभक्षी आते हैं क्योंकि वे प्राथमिक मांसभक्षियों को खाते हैं। विभिन्न पोषी स्तरों में किसी दिए गए समय पर उपस्थित सजीव सामग्री की मात्रा स्थित शस्य कहलाती है। उत्तरवर्ती पोषी स्तरों के साथ ऊर्जा प्रवाह की मात्रा घटती जाती है। उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का केवल एक छोटा सा अंश आबद्ध करते हैं और शेष अप्रयुक्त ऊर्जा प्रायः ऊष्मा के रूप में विसरित हो जाती है। उत्पादकों के सकल उत्पादन या सकल प्राथमिक उत्पादन यानी जीपीपी में आबद्ध ऊर्जा का भाग उनकी स्थित शस्य श्वसन के रखरखाव के लिए और शाकाहारियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। अप्रयुक्त नेट प्राथमिक उत्पादन एनपीपी अंततः अपरद में परिवर्तित हो जाता है, जो अपमार्जकों के लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। शाकाहारी मांसाहारियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और अप्रयुक्त ऊर्जा अपमार्जकों को प्रेषित हो जाती है। पारिस्थितिक पिरामिड सूची स्तंभ। पोषी संरचना को पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में ग्राफीय तरीके से दिखाया जा सकता है। 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। ये निम्न हैं: संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। संख्या का पिरामिड ये क्रमिक पोषी स्तरों पर संख्याओं के क्रम में उत्पादकों, शाकाहारियों और मांसभक्षियों के बीच संबंध प्रदर्शित करते हैं। निम्नतर से उच्चतर पोषी स्तरों तक जीवों की संख्या में क्रमिक घटोत्तरी होती जाती है। पारिस्थितिक पिरामिड सूची स्तंभ। पोषी संरचना को पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में ग्राफीय तरीके से दिखाया जा सकता है। 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। ये निम्न हैं: जैव मात्रा का पिरामिड। जैव मात्रा का पिरामिड ये प्रत्येक पोषी स्तर पर जैव मात्रा की सापेक्षिक मात्राएं दर्शाने वाला ग्राफीय निरूपण होता है। इसमें सजीवों को प्रत्येक आहार स्तर से एकत्रित किया, सुखाया जाता है और फिर भरमापन किया जाता है।
ये शुष्क भार सजीवों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा दर्शाता है। जलीय पारितंत्र में जैव मात्रा का प्रामिड उल्टी आकृति वाला होता है, क्योंकि ये उच्चतर पोषी स्तर की ओर जैव मात्रा में तीव्र गिरावट प्रकट करता है। ऊर्जा का प्रामिड। ऊर्जा का प्रामिड। ऊर्जा प्रामिड कभी उल्टे नहीं होते। ये प्रामिड एक पोषी स्तर से ऊपर के पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण दर्शाते हैं और स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उच्चतर पोषी स्तरों के लिए उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा निम्नतर स्तरों के लिए उपलब्ध ऊर्जा से उल्लेखनीय रूप से कम होती है। पारिस्थितिक अनुक्रमण। किसी पारितंत्र में किसी बाहुल्य प्रकार की स्पीशीज या समुदाय का अन्य द्वारा क्रमिक प्रतिस्थापन, जिसके फलस्वरूप एक स्थायी चरम समुदाय विकसित हो जाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिक समुदायों का संपूर्ण क्रम, जो आरंभिक स्थिति से लेकर चरम तक किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से स्थान घेरता है, क्रमक कहलाता है। अनुक्रमण की विशेषताएं। ये अस्थायी जैव समुदाय से स्थायी जैव समुदाय की ओर प्रगति करने, अर्थात पर्यावरण से पूर्ण समायोजन करने की परिवर्तित रखता है। इसके क्रमिक स्तर इतने नियमित व निर्देशित होते हैं कि पारिस्थितिकविद प्रायः भावी समुदायों के क्रम का पूर्व अनुमान कर सकते हैं। क्रमिक क्रमक स्तरों में स्पीशीज की विविधता, कुल जैव मात्रा, विशेष विशिष्टीकरण तथा मृदा में ह्यूमस मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। इसमें सरल खाद्य श्रृंखलाओं से जटिल खाद्य जालों की ओर प्रगति की प्रवृत्ति होती है। वास स्थलों में जलीय या शुष्क दशाओं से समाद्र शुष्क मैसिक दशाओं में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है। पादपों एवं जंतु समुदायों का अनुक्रमण समानांतर चलता है, हालांकि पादप अनुक्रमण आसानी से दृश्यमान होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण। अनुक्रमण के प्रकार। अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं: प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण ये ऐसा जैव अनुक्रमण है जो नग्न चट्टानों, लावा निक्षेप, रेत के टिब्बों, समुद्र से निकले नए द्वीपों या नवविकसित झील या तालाब आदि जैसे उपस्तर में विकसित होता है। ऐसा उपस्तर प्रथम जीवन या प्रोगामी समुदाय के प्रति विरोधी होता है। ऐसी परिस्थितियों में केवल कुछ सरल तथा कठोर जीव ही जीवित रह पाते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण के अनुक्रमण स्तरों का क्रम प्राथमिक क्रम कहलाता है। हिमनदीय निवर्तन के पश्चात प्राथमिक अनुक्रमण होता है। हिमनदीय निवर्तन के पश्चात नग्न चट्टानें पीछे बची रह जाती हैं। समय के साथ इन चट्टानों पर मॉस और लाइकेन पनपने लगते हैं। जब ये मृत हो जाते हैं तो इनके कार्बनिक पदार्थ अपरदित चट्टान कणों से मिश्रित होकर सरल मृदा बनाते हैं। मृदा बनने के साथ घास और छोटे शाकीय पादप उगने शुरू हो जाते हैं। गहराई में मृदा अधिक जल धारण करती है। क्रमिक रूप से वृक्ष विकसित होते हैं, जिससे परिपक्व मृदाओं पर चरम समुदाय का विकास होता है।
पारिस्थितिक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण ये एक जैव अनुक्रमण होता है जो ऐसे क्षेत्र में होता है जो पूर्व प्रचलित जैव समुदायों के आग, सूखे, भूस्खलन, भूकंप इत्यादि के कारण नष्ट हो जाने के उपरांत रिक्त हो जाता है और जहां कुछ मात्रा में सूक्ष्म जीव व पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ बच जाते हैं। अवशिष्ट प्रजातियां उस क्षेत्र में घुसने वाली कुछ नई प्रजातियों के साथ मिलकर एक नए समुदाय को उत्पन्न करती हैं। समुदाय में क्रमक परिवर्तन होते हैं और अंततः एक जलवायविक चरम समुदाय का उदय होता है। द्वितीयक अनुक्रमण स्तरों का क्रम द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। पादपों का अनुक्रमण। पादपों में अनुक्रमण के 7 स्तर होते हैं। प्लवक स्तर। प्लवकों के बीजाणु वायु या जंतुओं के माध्यम से नवनिर्मित जल निकाय तक पहुंच जाते हैं। प्लवक स्तर में मुख्यतः सूक्ष्म स्वपोषी सजीव जैसे कि हरित, फ्लैकलेट्स, डायटम्स और क्यानोबैक्टीरिया आते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक कहलाते हैं। पादक प्लवकों की समष्टि प्राणी मंद प्लवकों यानी जूप्लैंक्टन से संतुलित होती है जो पादप प्लवकों को खाते हैं। पादप प्लवकों की मृत्यु और अपघटन सिल्ट से मिश्रित होकर तालाब के तल में नर्म कीचड़ बनाता है जो अगले क्रमक स्तर की समृद्धि हेतु अनुकूल होता है। जड़ युक्त निमग्न यानी जड़ीय जलोद्भिद स्तर। कार्बनिक पदार्थ से मिश्रित नर्म कीचड़ निमग्न पादपों जैसे कि पोटेमोगेटन, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, यूट्रिक्युलेरिया, जेनिचेलिया इत्यादि की समृद्धि के अनुकूल होता है। इनकी जड़ें कीचड़ में होती हैं और पानी से भरी रहती हैं। पादपों के आसपास सिल्ट और रेत का संचय जल निकाय को उथला बनाता है। निमग्न पादपों की मृत्यु और अपक्षय नवनिर्मित मृदा को ह्यूमस से समृद्ध करता है। इससे यह क्षेत्र निमग्न पादपों के लिए कम उपयुक्त हो जाता है और अगले क्रमक स्तर के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। प्लावी स्तर यानी प्रातृण। क्षेत्र में तैरते स्थिरक पादपों जैसे कि निम्फिया, नेलुम्बो इत्यादि की प्रजातियां घुस आती हैं। ये पादप जल को खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध कर देते हैं। कुछ मुक्त प्लावी प्रजातियां जैसे कि एजोला, लेमना, वोल्फिया, पिस्टिया, स्पाइरोडेला, एकॉर्निया इत्यादि भी यहां प्रकट हो जाती हैं। प्लावी स्तर की तीव्र समृद्धि होने से तल और मोटा होता है तथा परिधि पर जल उथला हो जाता है। नरकुल अनुपस्तर। जलथलीय पादप जैसे कि टाइफा, फ्रैगमेटिस, सेगिटेरिया, स्क्रिप्स इत्यादि क्षेत्र में प्लावी पादपों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये पादप प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं तथा जल की विशाल मात्रा को छानते हैं। ये पादप तलछटीय सामग्री व ह्यूमस को संचित करते हुए तट निर्मित करते हैं। उपस्तर अब दलदली भूमि में बदल जाता है। कच्छ शातवल स्तर। जल निकाय के दलदली तट पर कैरेक्स, साइपेरस और जंकस इत्यादि प्रजातियां आ जाती हैं। कुछ घास जैसे कि थेमेडा, डाइकेंथियम और कुछ शाख जैसे कि काल्था, कैंपनूला, पॉलीकोनम इत्यादि भी क्षेत्र को घेर लेती हैं। ये पादप इस क्षेत्र को और अधिक ह्यूमस समृद्ध बना देते हैं। काष्ठ भूमि स्तर। इस स्तर में इस क्षेत्र में कुछ झाड़ीनुमा पादप आ जाते हैं जो तेज धूप तथा जलमग्नता दशाओं को सहन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेफेलेंथस ये छाया उत्पन्न करते हैं और तीव्र वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा को शुष्क बनाते हैं। धूप तथा जलमग्नता सहन कर सकने वाले कुछ वृक्ष जैसे कि पापुलस, एलनस इत्यादि भी
क्षेत्र में आ जाते हैं। ये पादप वाष्पोत्सर्जन करते हुए जलस्तर को और गिराते हैं तथा अधिक मृदा निर्माण करते हैं। चरम वन पूर्व अध्यासी विलुप्त हो जाते हैं और उनका स्थान अधिक छाया सहनशील और समोद्भिदीय प्रजातियां ले लेती हैं। इस प्रकार कभी गहरे जल के अंतर्गत रहा क्षेत्र अंततः एक वन में रूपांतरित हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि चरम समुदाय की प्रकृति जलवायु पर निर्भर होती है। वन समुदाय तभी विकसित होता है जब जलवायु अधिक नम हो। शुष्क जलवायु में चरम समुदाय घास भूमि या किसी अन्य जीरक समुदाय में बदल जाता है। पोषक चक्रण सजीवों में तथा सजीवों व उनके भौतिक पर्यावरण के बीच पोषकों या तत्वों का संतत विनिमय जैव भू रासायनिक या पोषक चक्र कहलाता है। पोषक चक्र के प्रकार गैसीय और अवसादी। गैसीय पोषक चक्र के स्रोत वायुमंडल में उपस्थित हैं। कार्बन, नाइट्रोजन चक्र आदि गैसीय पोषक चक्र के उदाहरण हैं। अवसादी पोषक चक्र के स्रोत भूपप्रटी में उपस्थित हैं। फास्फोरस, पोटेशियम चक्र आदि अवसादी पोषक चक्र के उदाहरण हैं। पारितंत्र कार्बन चक्र सभी सजीव कार्बन से बने होते हैं। कार्बन महासागरों, वायु और चट्टानों में भी पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। पादप कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और वृद्धि करते हैं। समय के साथ पादपों की मृत्यु हो जाती है और वे भूमि के अंदर दब जाते हैं, जो लाखों वर्षों का समय बीतने के साथ कार्बन से बने जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयले और तेल में बदल जाते हैं। जब मनुष्य जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो अधिकांश कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तीव्रता से वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है और वायुमंडल में ऊष्मा आबद्ध कर लेती है। इसके तथा अन्य हरित गृह गैसों के बिना पृथ्वी एक जमा हुआ जगत बन जाएगी। लेकिन मनुष्यों ने इतना अधिक ईंधन जलाया है कि अब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उससे 30% अधिक है जितनी ये 150 वर्ष पहले थी। इससे पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है। पारितंत्र फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र है। वायुमंडल फास्फोरस का भंडार नहीं है। न ही सूक्ष्म जीव फास्फोरस को नाइट्रोजन की तरह स्थिर करते हैं। जैवमंडल में फास्फोरस का लगभग समस्त भाग पादपों की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित किए जाने के माध्यम से पहुंचता है। जब फास्फोरस खनिजों से युक्त चट्टानों का अपक्षय होता है तो मुख्यतः Ca5PO4 3OH घुल जाते हैं और सजीवों के उपयोग हेतु अकार्बनिक फास्फोरस का अपेक्षाकृत छोटा भंडार उपलब्ध हो जाता है। अधिकांश मृदाओं में पादपों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले फास्फोरस का बड़ा भाग उन कार्बनिक अणुओं से आता है जिनका अपघटन होने से पादपों हेतु उपलब्ध अकार्बनिक रूपों में फास्फोरस मुक्त होता है। कार्बनिक आबद्ध पोषक तत्वों का पादप उपलब्ध रूपों में निर्मोचन खनिजीकरण कहलाता है। फास्फोरस का उपयोग सजीवों द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण में न्यूक्लियिक अम्लों के एक घटक के रूप में तथा जैविक झिल्लियों के संरचनात्मक तत्व के रूप में किया जाता है।
पारितंत्र सेवाएं। पारितंत्र निम्न सेवाएं प्रदान करता है: वायुमंडल के गैसीय संघटकों का रखरखाव करना, वनों एवं महासागरीय तंत्रों द्वारा जलवायु नियंत्रण, प्राकृतिक कीट नियंत्रण, मृदा का निर्माण एवं संरक्षण, जल का संरक्षण एवं शोधन, पोषक चक्रण इत्यादि। क्या आप जानते हैं 1935 में आर्थर ट्रांसले नामक अंग्रेज पारिस्थितिकविद ने पारितंत्र शब्द प्रस्तुत किया। कुछ पोषक तत्वों तथा धूप का प्रबंध करके उष्ण कटिबंधीय फलों वाले पौधों को घरों के अंदर उगाया जाना संभव है। पूरी पृथ्वी पर निर्वनीकरण जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पारितंत्र में किसी क्षेत्र के समस्त जैव व अजैव घटक तथा उनकी अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैव मात्रा के उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। कार्बनिक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का उपयोग उत्पादकों के जीवन हेतु श्वसन आदि में उपयोग कर लिया जाता है और अवशेष बचने वाली मात्रा नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस श्वसन में क्षति हुई ऊर्जा। अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में और अंततः अकार्बनिक यौगिकों के रूप में खंडित किए जाते हैं। शाकाहारी पादपों से सीधे अपना आहार प्राप्त करते हैं। मांसभक्षी ऐसे जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं का आहार या शिकार करते हैं। पादपों एवं जंतुओं दोनों का उपभोग करने में सक्षम जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य। स्रोत से पादपों में ऊर्जा का स्थानांतरण जो सजीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से आहार लेने और आहार बन जाने की प्रक्रिया द्वारा होता है, वह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। किसी पारिस्थितिक समुदाय में खाद्य श्रृंखलाओं का अन्योन्य संबंध खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में अपने आहार संबंधों के अनुसार जीव एक स्थान से ग्रहण करते हैं जो उनका पोषी स्तर कहलाता है। पोषी संरचना को पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में ग्राफीय तरीके से दिखाया जा सकता है। किसी पारितंत्र में किसी बाहुल्य प्रकार की स्पीशीज या समुदाय का अन्य द्वारा क्रमिक प्रतिस्थापन, जिसके फलस्वरूप एक स्थायी चरम समुदाय विकसित हो जाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। पादपों में अनुक्रमण के 7 स्तर होते हैं: प्लवक स्तर, जड़युक्त निमग्न, जड़ीय जलोद्भिद स्तर, प्लावी प्रातरण स्तर, नरकुल अनूप स्तर, कच्चे शातवल स्तर और काष्ठभूमि स्तर। चरम वन कार्बन चक्र में वायुमंडल या जलमंडल भंडार होता है। फास्फोरस चक्र में स्थल मंडल भंडार होता है।